पति को मार डाला और पत्नी को रख लिया, मार के नहर में फेंक दिया। अरे ये मजदूर गुजरात गए थे और मंदिर से माता चूरा लाए थे, तो ये माता एक एक मजदूर को खत्म कर रही है। मैं आपको बता दूं, नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट बोलती है कि यहाँ पर ये सर्वाधिक गरीब जिला है, सर्वाधिक गरीब। 71% जो ट्राइबल्स हैं, गांव के लोग हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले की पहाड़ियाँ बारिश के बाद हरी हो जाती हैं। यहाँ कई झरने और जलधाराएं बहने लगती हैं। खेतों में फसल नज़र आने लगती है और कुल मिलाकर पूरी फिज़ा बेहद खूबसूरत हो जाती है। लेकिन इन पहाड़ियों पर बने झोंपड़ों में कोई हलचल नहीं है। एक खामोशी है जो कभी कभी तंग करने लगती है। इन्हीं पहाड़ों पर गाय चराती रंपा हमें नजर आई। पहाड़ी ढलानों पर रंपा कभी चुपचाप बैठ जाती, कभी खुद से ही बातें करती और कभी नाचने लगती। उससे हुई बातचीत कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन उससे जो बातचीत हुई उससे इन खाली पड़े झोंपड़ों और इन पहाड़ों पर बस गई खामोशी की वजह समझ में आती है। और समझ में आते हैं अलीराजपुर के आदिवासियों के हालात। रंपा से हमने पूछा था कि इस समय तो उसको स्कूल में होना चाहिए था। इस पर उसने मासूमियत से पलटकर हमसे ही सवाल पूछा, अगर मैं स्कूल चली जाती तो ग्वाल कौन जाता। आगे की बातचीत में उसने बताया कि उसके माता पिता और भाई गुजरात में खेती के काम में गए हैं। घर पर उसके दादा दादी और वो हैं। उसका काम घर की गाय चराना है। अलीराजपुर को हम लोग देखते हैं तो 2-3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक वो एरिया अलग है जो वालपुर के उधर जाते हैं हम, नर्मदा पट्टी का, छकतला, बखतगढ़, फुलमाल तक उधर का जो एरिया है नर्मदा किनारे बसा हुआ, बहुत ही बैकवर्ड माना जाता है। जबकि सांस्कृतिक रूप से वो सबसे ऐतिहासिक जगह है। नर्मदा नदी जी का प्रवाह भी है, बैकवाटर भी वही है, डूब क्षेत्र भी वही है, लेकिन वहाँ कल्चरल रूप से समृद्ध आदिवासी समाज। लेकिन वहाँ पर जो नर्मदा जी का पानी है वही सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा है। वो पानी गुजरात के डांग जिले तक जा रहा है, वो पानी बड़वानी में जा रहा है, बाकी बड़े बड़े किसानों को मिल रहा है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जा रहा है, गुजरात के कमर्शियल उपयोग हो रहा है। लेकिन आदिवासी, वो आदिवासी जो वहाँ पर विस्थापित हुए हजारों लाखों की संख्या में, जिनकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा सब कुछ नष्ट हो गया, उनका जीवन ही नष्ट हो गया, ऐसे लोग ना विस्थापित सही हो पाए। उन लोगों के लिए यदि वो पहाड़ों पे जाके बस रहे हैं तो आपने भी देखा ना पानी पीने की व्यवस्था है, वो खच्चर गधे के माध्यम से या फिर महिलाएं सिर पे घड़ा रख के 2-2 किलोमीटर खड़े पहाड़ चढ़ रही है। आपने एक बच्ची को भी देखा है। वो लोग मजदूरी करने गुजरात जा रहे हैं, पलायन कर गए हैं। आज भी गांव में जाके देखोगे तो 50-60% लोग, बड़े बुजुर्ग सब आपको गुजरात में दिखेंगे। बड़ी मुश्किल से 2-4 लोग खेती बाड़ी के उद्देश्य से घर में एक बड़ा बुजुर्ग रहता है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्या पर्वतमाला की पहाड़ियों पर जिला अलीराजपुर बसा हुआ है। मध्य प्रदेश का यह जिला करीब 3182 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 7,28,677 बताई गई है। यहाँ की कुल जनसंख्या में से करीब 90% भाग आदिवासियों का है।
इस जिले में कुल 5 तहसील हैं और यहाँ 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें एक अलीराजपुर और दूसरी जोबट है। यहाँ के लोग जीने के लिए परंपरागत तौर पर खेती के अलावा जंगलों पर काफ़ी निर्भर थे। लेकिन आज की तारीख में बात करें तो यह ज़िला देश के कई राज्यों में खेत मजदूर और भवन निर्माण के लिए मजदूर सप्लाई करने के लिए जाना जाता है। 85-86 तक कोई भी मजदूर जब बाहर जाता था तो गांव के लोग बोलते थे कि अरे क्यों चले गया, यहाँ काम नहीं है क्या बेचारा, कहाँ देश में गया होगा, कितना दूर गया होगा, आश्चर्यचकित करते थे। लेकिन 85-86 के बाद साल बढ़ते गए तो पूरा जंगलों का खात्मा होता गया और जो खेती किसानी में यूरिया और दवाइयाँ और ये क्या क्या इस्तेमाल होना शुरू हुआ और ये बाहरी अनाज के बीज आना शुरू हुआ, तो जो आत्मनिर्भरता थी किसानों के खुद के बीज थे, खुद के अनाज के बीज था और खुद निंदाई गुड़ाई करके पकाते थे, जंगलों में वनोपज था, सब कुछ भरमार था, भारी था। तब तो लोग जंगलों के वनोपज पर भी निर्भर था, खेती पर भी था, मवेशी गाय बैल बकरियों के प्रति भी था। तो यही गाना नाचना कूदना खेलना काम करना समारोह करना तीज त्योहार मनाना मेले सम्मेलन मनाना सब करता था। लेकिन जैसे ही ये जंगलों का सफाया हुआ और ये पूरा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बीज न दवाई न खाद न सब आता गया तो उनका उत्पादन घटता गया और ये एक के बाद एक गुजरात में हर परिवार से पहले एक गया, बाद में 2 गए, 3 गए, ऐसे आज आप देखेंगे तो हर परिवार में 2 से लेकर 3 सदस्य पलायन करने वाले होंगे। यहाँ पर केवल मदर फादर बुजुर्ग है वो खेती संभालते होंगे। ये स्थिति यहाँ आ गई है। अलीराजपुर मुख्यालय पर मंगलवार को बाजार में सुबह सुबह बड़ी तादाद में आदिवासी बैठे या टहलते नजर आते हैं। ये लोग दूर दराज के गांवों से सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचते हैं। ये सभी आदिवासी महिला पुरुष अनस्किल्ड लेबर यानी अकुशल मजदूर हैं, जो इस उम्मीद में यहाँ पहुँचते हैं कि कम से कम 1 हफ्ते के लिए कोई ठेकेदार उन्हें काम पर रख लेगा। कुछ लोगों को काम मिल जाता है, जिन्हें नहीं मिल पाता है वे मायूस इस उधेड़-बुन में घर लौटते हैं कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा। अलीराजपुर में आप देखेंगे जो कुकची नाका है, मंगलवार को हाट बढ़ता है, मजदूर हाट बड़े पैमाने पर बेचारे रोड के किनारे आसपास पूरा ढेर मजदूर लड़कियां बुजुर्ग पावड़ा टगारा लेके गेती लेके बेचारे खड़े रहते और पूरे यहाँ के अपनी ज़रूरत के अनुसार ये अलीराजपुर तो जिला है, ज़्यादा कोई काम खास है नहीं, जितना ज़रूरत है वो ले जाते हैं। जिसको काम नहीं मिला बेचारे वापस घर अपना रवाना होते हैं। तो ये तो है, लेकिन आज तक मजदूरों की आपकी मजदूरी दर इतनी है, इससे कम ठेकेदार या मालिक नहीं देगा, इतनी तक सरकारी दर देना, ये आज भी मजदूरों को आप पूछ लेंगे नहीं मालूम। जैसे 352-53 गुजरात की भाग्य खेती लिए मजदूरी खेतों में यदि काम करते हैं तो 352 गुजरात में है, इस टाइप के यहाँ लोगों को पता नहीं। तो ये मजदूर इस वजह से पलायन करके गुजरात में जाते हैं और जाने के बाद बच्चों को भी स्कूल की ड्रेस पहन के बच्चियां जा रही है बस स्टेशन पर, आप खुला देख सकते हैं। लड़की लड़का जो शासन से ड्रेस मिलती है ना वो पहन के पलायन माँ बाप के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ से स्कूल का तो वो पूरा क्रम टूट जाता है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल अलीराजपुर देश के उन जिलों में शुमार है जो अति पिछड़े माने जाते हैं। यह पिछड़ापन विकास के हर पैमाने पर देखा जा सकता है, साक्षरता दर, स्वास्थ्य या रोजगार। यह जिला विकास के मापदंडों पर बेहद कमजोर प्रदर्शन करता है। अलीराजपुर जितना प्राकृतिक संसाधनों से खूबसूरती से भरा हुआ क्षेत्र है, आदिवासी बहुल जिला है, 244
1 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 13(3) का भी लागू होती है। और जैसा कि आपने बताया है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं अलीराजपुर के लिए। मैं आपको बता दूं, नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट बोलती है कि यहाँ पर ये सर्वाधिक गरीब जिला है, सर्वाधिक गरीब। 71% जो ट्राइबल्स हैं, गांव के लोग हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उनके BPL नहीं है। ठीक है, उनको PM आवास मिल रहा है, उनको CM आवास मिल रहा है, उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन वो क्या है, BPL के नीचे आते हैं, है ना, BPL धारी कह सकते अपन, जिनको BPL के कार्ड भी जारी नहीं हुए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की दृष्टि से मैं देखता हूँ तो शिक्षा में आपने देखा है लिटरेसी रेट 36.5%, है ना, 36.5%। देश का सबसे पिछड़ा जिला कहा जाता है। आप हम 4-5 दिन से घूम भी रहे हैं, आपने देखा भी कुछ स्कूलों की छत टपक रही है, पानी के आगे बच्चे बैठे हुए हैं, एक ही भवन है, एक ही रूम है, वहीं पानी टपक रहा है, एक टीचर है, 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर तो आपने देख ही लिया, रिपोर्ट भी बोलती है और मौके पर आपने भी देखा, स्कूलों की स्थिति बहुत ही बदहाल है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की सख्त आवश्यकता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ पर लॉ कॉलेज की आवश्यकता है, यहाँ पर वो भी नहीं है। कृषि कॉलेज की आवश्यकता, वो भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम लोग पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, तो केंद्रीय विद्यालय आया है। तो केंद्रीय विद्यालय आने के बाद भी यहाँ पर ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है कि वो केंद्रीय विद्यालय का कैंपस जो बनता है, एक उसका दायरा होता है, तो उस लेवल पर ज़मीन नहीं मिल पा रही, तो शायद वो भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की दिशा में आगे ले जाना बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। अलीराजपुर प्रशासन भी यह मानता है कि इस आदिवासी जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े मसले गंभीर हैं, लेकिन यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हालातों में सुधार का दावा भी करते हैं। उनका कहना है कि अब अलीराजपुर कम से कम देश का सबसे गरीब जिला नहीं कहा जा सकता है। 2023 में जो नीति आयोग ने जो आंकड़े निकाले हैं, उनके हिसाब से अलीराजपुर खासकर वो ज़िला है जो कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से गरीबी कम करने वाले ज़िलों में शामिल हुआ है। वो रिपोर्ट मेरे पास है और ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि नीति आयोग ने जब ये आंकड़े जारी किए थे तो उस समय दिल्ली में ये आंकड़े जारी किए गए थे। तो गरीबी निश्चित रूप से यहाँ पर है, और जो आपने बात कही वो आज से जो इससे पहले की जो रिपोर्ट थी उसमें ये बात सच थी, लेकिन पिछले 7-8 सालों में अलीराजपुर में तेज़ी से गरीबी कम हुई है। 11 की जनसंख्या में मेरे ख्याल से जो लिटरेसी रेट था वो शायद 37 से 38% रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में 21 में जनगणना नहीं हुई है। मैं ऐसा समझता हूँ कि 60% से निश्चित रूप से ऊपर लिटरेसी रेट आया होगा। फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 आदिवासी ज़िले में निश्चित रूप से चुनौतियाँ रहती हैं, और सरकार उसी दिशा में कदम उठा रही है कि स्वास्थ्य और शिक्षा में ज़िले को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, और मेरी प्रायोरिटी भी स्वास्थ्य और शिक्षा ही है। मध्य प्रदेश के इस जिले में साक्षरता और शिक्षा के स्तर का मसला यहाँ से होने वाले पलायन के मसले से काफी मजबूती से जुड़ा हुआ है। जब आदिवासी मजदूर अपने बच्चों को लेकर रोजी रोटी के लिए पलायन करता है तो उसके साथ बच्चे भी जाते हैं। इन बच्चों का स्कूल तो छूट ही जाता है, इन मजदूरों के काम के स्थान पर ये बच्चे सुरक्षित माहौल में नहीं होते हैं। सुरक्षित माहौल में तो नहीं रह पाते हैं, क्योंकि माता पिता कहीं और जाते हैं, बच्चे उनके साथ में अगर पलायन के लिए गए हैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहते हैं बच्चे। उनको कई तरह की बीमारी, क्योंकि वहाँ पर कोई एक ऐसा स्थान नहीं है कि वो बहुत अच्छा माहौल हो और वहाँ पर साफ़ सफाई हो, क्योंकि कैसे जहाँ पर उनको जगह मिलती वहाँ पर तंबू लगा के और वो लोग रहते हैं, तो कभी नदी नाले के पास में रहते, तो ऐसे में कई तरह की बीमारियाँ भी वो लोग साथ में लेके आते हैं वहाँ से। जैसे कुपोषण का जो आपने मुझे सवाल किया था, वो भी एक यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है कुपोषण को लेके, और सिकल सेल्स को लेके यहाँ पर काफ़ी हम लोगों ने देखा है। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर आदिवासी बहुल जिलों से पलायन आदिवासी के जीने के लिए ज़रूरी है।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि खेत मजदूरी या फिर भवन निर्माण में काम करने वाले इन आदिवासी मजदूरों को ना तो श्रम कानूनों की सुरक्षा मिल पाती है और ना ही सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ ये उठा पाते हैं। कई बार हालात ये बन जाते हैं कि उन्हें काम करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिलती है। हमारे पास ऐसी शिकायतें आई कि बहुत सारे मजदूरों को पेमेंट नहीं मिला और भगा दिया गया। बीच में काम करते करते 5-6 महीने के बीच में भगा दिया गया। आखिरी साल में जब फसल आ जाने के बाद अभी भाव कम है, बाद में आना, अभी घर जाओ, भाव आ जाए उस समय बुला लूँगा, उस समय मजदूर की अनुपस्थिति में तुलाई करके सेठ पैसा ले आता है बेच के और उनको कम बता दिया जाता है, पैसे पूरे नहीं मिलते। बहुत सारे सेठ पैसे नहीं देने के बाद, मेरे पास पूरा सबूत है, एक अभी की घटना है। ये धान का करके हमारा बुरमा का धान का करके उन्होंने मजदूरी करी जूनागढ़ में, और जूनागढ़ में मजदूरी करने के बाद उसको पेमेंट में पढ़ के सुना सकता हूँ? प्लीज प्रति खेडूत मजदूर चेतना संगठन जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश 28/2/2023 विषय भाग्य खेती में फसल का हिस्सा दिलाने की मांग बाबत सेवा में उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्रार्थी धानका सोलंकी, ग्राम बुरमा, तहसील सोंडवा, जिला अलीराजपुर का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होकर मैं और मेरी पत्नी गुजरात के भावनगर जिला लिमड़ा गांव में धना नामक पाटीदार के यहाँ भाग्य खेती 35 बीघा में चौथा भाग पर काम कपास की खेती में काम किया था। जुलाई के आखिरी माह 2022 से काम किया। पाटीदार के 12 बीघा में निःशुल्क मुफ्त में काम किया। 28/2/2023 को मैं 3 दिन पूर्व घर आया हूँ। पाटीदार ने मुझे गाली गलौज करके बिना पैसे दिए भगा दिया है। मैं खेत में रहकर खेती की रखवाली भी किया हूँ। मेरे साथ मेरे गांव का लगीन पिता बुचिया ने भी काम किया है। धना पिता सरपन का मोबाइल नंबर 9974797445 और पाटीदार के भतीजे का मोबाइल नंबर 9726349509 है। अतः संगठन के पदाधिकारियों से निवेदन है कि मुझे 35 बीघा और 12 बीघा की खेती कपास की फसल का चौथा भाग दिलाने में सहयोग करने का कष्ट करे। प्रार्थी धानका, ग्राम बुरमा, तहसील सोंडवा, मध्य प्रदेश। ये उन्होंने ऐसी एप्लीकेशन बहुत सारे दिए। जब आदिवासी मजदूर अपने गांव या जिले को छोड़कर मजदूरी के लिए घर से निकलता है तो उसका पूरा परिवार कई तरह के खतरों से घिर जाता है। उसके आर्थिक शोषण की चिंता एक बात है, लेकिन बच्चों और महिलाओं के शारीरिक शोषण का खतरा भी मंडराता रहता है। दबंग पाटीदार लोग, आपको ऐसा किस्सा मैं ढूंढ के बता दूंगा जिसमें पति को मार डाला और पत्नी को रख लिया, मार के नहर में फेंक दिया। ऐसी घटना भी आपको मिलेगी। पति जिंदा ने भगा दिया और 3 साल बाद हमने सेंधवा से उस महिला 3 बच्चे की महिला को छुड़ा के पिछले साल हम लाके पति के समक्ष सुपुर्द किया। ऐसी घटना। और पानसेमल से भी एक बच्चे की माँ को भी हमने छुड़ा के लाके पानसेमल में बड़वानी का, उसमें भी हम छुड़ा के लाए। उनको केस लगाया, थाने में रिपोर्ट किया, उसको दबाव बनाया केस भी करके उनके चंगुल से, पाटीदार के चंगुल से छुड़ा के लाया। ऐसी घटना क्या बताएं। लड़कियां तो अभी मोटी पोल भाबरा के पास में, अभी मेरे पास उसका पिता रुमाल का शिकायत आई हुई। द्वारका में उसकी लड़की को रख लिया, अभी तक उसको लड़की को 1 साल होने जा रहा, अभी तक माँ बाप के घर नहीं पहुंची। और वहाँ इतने दूर, और हमारे लोग दूर दराज, वहाँ मुकाबला क्या करा, डरता फिर जाता नहीं।
यह क्षेत्र संविधान की अनुसूची 5 के दायरे में है। इस दायरे में आने वाले आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के संसाधनों और संस्कृति को बचाने के लिए विशेष प्रावधान हैं। इसके अलावा अनुसूची 5 के क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार विशेष आर्थिक प्रावधान भी करती है। इतनी सुरक्षाओं के बावजूद अगर अलीराजपुर में आदिवासियों के जीने भर के संसाधन नहीं हैं तो फिर मामला निश्चित तौर पर गंभीर है। पिछले 3 वर्षों की बात कर रहा हूँ मैं। कृषि विभाग में ही मात्र 12,500 करोड़ ट्राइबल सब प्लान जो केंद्र सरकार देती है 275(1) के अंतर्गत स्पेशल ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, वो खर्च किया गया। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि उसमें से 1100 करोड़ का घोटाला भी हो गया और उसके ऊपर CBI EOW की कार्रवाई भी चल रही है। तो पिछले साल की रिपोर्ट में फिर से बता रहा हूँ, ये 3 साल की रिपोर्ट थी और पिछली बार के न्यूज़ मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक है कि ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है असल में दूसरे मद में खर्च किया जा रहा है और दूसरे मद में ही खर्च करने के बाद भी लैप्स हो रहा है। तो इससे यहाँ साफ होता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो विधानसभा में हैं, जो लोकसभा में आदिवासी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका संदेहास्पद आती है, या फिर उनकी लापरवाही को या फिर उनकी अज्ञानता को। ऐसी स्थिति में यदि वो पैसा लैप्स नहीं होता है और सिर्फ ट्राइबल के लिए उपयोग होता है और ट्राइबल क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए होता है, तो निश्चित रूप से ट्राइबल का विकास जो है देश के मुख्य धारा के मार्ग में आ सकता है। अच्छे मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं, अच्छे शिक्षण संस्थान हो सकते हैं, जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची वहाँ बिजली भी जा सकती हैं। सड़कें अभी अच्छी सुधार हुई है, मध्य प्रदेश में मैं कह सकता हूँ, हमारे ज़िले में भी ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं जगह ऐसी है जहाँ पर सड़कें नहीं बनी, वो बन सकती है। पैसा काफ़ी आता है, लेकिन हमारी अज्ञानता या जनप्रतिनिधियों की लापरवाही और उदासीनता की वजह से वो लैप्स होते जा रहा है। अलीराजपुर और अन्य आदिवासी इलाकों से इतनी बड़ी संख्या में पलायन की मजबूरी की एक वजह शायद मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की असफलता भी मानी जा सकती है। कई बार ऐसा लगता है कि मानो बड़े समुदायों और उद्योगों के दबाव में इस योजना को जानबूझकर सफल नहीं होने दिया गया है। अच्छा, वो सर मजदूरों के ऊपर आया था, किसानों के लिए आया था कि बड़ा संघर्ष करने के बाद काम का अधिकार, मौलिक अधिकार, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना आई थी। उसमें 200 से भी ऊपर योजनाएं उसके अंदर के अंदर थी। उसमें 2005 में ये कानून बनने के बाद 2013 तक तो बड़े पैमाने पर गांव में काम चला। 20-20, 30-30 कूप निर्माण, कुएं खोदने के, पानी निकालने के बाद मोटर लगा के लोग सिंचाई का स्तर बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम चला। रोडों का काम चला, मजदूर हर गांव में काम करने लगे थे, जॉब कार्ड भी हाथ में लेके जाने लगे थे। लेकिन बाद में मामला ये हुआ कि 2014 के बाद जो दूसरी सरकार आई, उन्होंने इस योजना के प्रति ध्यान नहीं दिया गया और काम मिलना बंद हुआ। उसके बाद योजना में भी फेरबदल, संशोधन करके उसमें भी फेरबदल कर दिया। फिर मनरेगा का नाम लेना ही लोग भूल गए। आदिवासी इलाकों से निकले मजदूर कई बार ऐसे कारखानों में काम करते हैं जहां उनकी सेहत को बड़ा खतरा रहता है। 1998 से 2004 के बीच अलीराजपुर, झाबुआ और कई अन्य इलाकों में काम से लौटे मजदूरों में रहस्यमयी बीमारी की खबरें रिपोर्ट हुई थीं। इनमें से कई मजदूरों की मौत की खबर भी छपी थी, लेकिन इन सब खबरों को प्रशासन और सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। सब कुछ सामान्य गति से चलता रहा था। जो ऐसे ही पलायन करने वाले मजदूर 1998 से लेकर 2004 तक ऐसे हमने मजदूर देखे कि ये मजदूर वहाँ काम करने के बाद यहाँ आ गए। आने के बाद 4-5 साल बाद ऐसे मरे कि पूरी टुकड़ी गई। 25 लोगों की टुकड़ी खत्म हो गई, पूरी टुकड़ी खत्म हो गई। ये रोडदा की बात बता रहा हूँ, ये जहाँ हमारा पास में है, अलीराजपुर से 10 किलोमीटर दूर। और क्या क्या प्रचार उठा,
अरे ये मजदूर गुजरात गए थे और मंदिर से माता चुरा लाए थे, तो ये माता एक एक मजदूर को खत्म कर रही। इन मजदूरों में से कोई चुरा लाया होगा माता को, उस वजह से ये मर रहे हैं। तो हम भी चकित में थे, क्यों मर गया, हमने पेपर में पढ़ा। लेकिन 2004 में हमने वन भूमि के पट्टे की मांग को लेकर झाबुआ हम पाठक कलेक्टर के समक्ष गए थे। वहां पर झाबुआ के 16 मजदूर भी हमारी रैली के साथ आए थे। हम 500 लोग गए थे यहाँ से, और 8 लोग हम कलेक्टर के चैम्बर में अंदर बात करने के लिए प्रतिनिधिमंडल गया, तो उसमें 2 मजदूर भी थे। उन 2 मजदूरों का क्या कहना था कि हम 16 मजदूर हैं, हमको MY हॉस्पिटल इंदौर भेजो, जीप कर देना। हम मांग कर रहे थे पट्टा की मांग, वन भूमि की, वो मांग कर रहे थे हमको MY भेजो। हमने बाहर निकलने के बाद पूछा कि भैया क्या हो गया, आप लोग इंदौर भेजने की बात कर रहे हैं, क्या हो गया? अरे अज्ञात बीमारी लग गई और ठीक ही नहीं हो रही, छाती में दर्द हो रहा, खांसी आ रही, दम आ रहा। फिर हमने कलेक्टर के सामने ग्राउंड में बैठने के बाद उनसे एक बैठक ली। बैठक लेने के बाद कैसे हो गई है, कहाँ कुछ काम में कहाँ गए थे? हम गुजरात में काम गए थे, गोधरा और बालासिनोर में काम करने गए थे, और कांच के पत्थर में पीसने के पाउडर बनता है कारखाना में, वहाँ काम किया था, और वहाँ से ये अज्ञात बीमारी लगी। फिर हमको पेपर पढ़ने के लिए दिया, एक अखबार था, उनमें पत्रकार ने उन मजदूरों का फोटो सहित खबर छापी थी। उस खबर में क्या था कि ये झाबुआ के मजदूर गोधरा बालासिनोर काम करने गए थे और सिलिकोसिस हो गया। मैंने कहा कि भैया इसमें सिलिकोसिस हो जाने का लिखा है? फिर उसी में लिखा था कि मंदसौर में भी स्लेट पेंसिल का काम करने वाले मजदूरों को सिलिकोसिस होती है। खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को इंसाफ दिलाना आसान काम नहीं था। यह लड़ाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, और करीब करीब 11 साल की लड़ाई के बाद इन परिवारों को कुछ छोटी सी मदद मिल सकी थी। फिर हमने डायरी लेके लिखना शुरू किया, कहाँ कौन सी फैक्ट्री में काम किया, क्या नाम, कितने दिन काम किया वगैरह सर्वे करना शुरू किया। फिर मालवाई पूरा लिखने के बाद और पूछा कौन से गांव में गए थे, घोंसा के भी आए थे मजदूरी करने। फिर हम घोंसा गए, तो वहाँ का पूरे सर्वे किया हमने, कौन सी फैक्ट्री में गए थे, क्या नाम, कितने महीने काम किया। घोंसा में पूरा सर्वे करने के बाद फिर पूछा और वहाँ के मजदूर आपके साथ काम करने गए थे। रोड़दा के भी हमारे साथ काम करने आए थे। फिर हम रोड़दा गए, ऐसे करते करते आगे कुशलवाई के गए थे, फिर बोले खारकुआ गए थे, तीती गए थे, भीती गए थे, धार जिले कुक्षिका उमराली के गए थे, बड़गियार के गए थे। अरे बाप रे बाप, हम तो लिखते हमारा तो 2004 से 2005 तक तो हमने ये लिखने का गया। कट्ठीवाड़ा ब्लॉक के ध्याना, खेड़ा, खामड़का, भोलवट, फिर ये अलीराजपुर के अंबारी, रिचवी, कदवालिया, झाबुआ गए तो झाबुआ का कोई काला खेतर गांव ने कई सारे गांव बहुत सर्वे किए। फिर बड़गियार ने ये सब कुक्षी का सर्वे किया। फिर हमने रैली निकाल कर यहाँ दवाखाने के सामने गए, रैली निकाल के हमारा प्रमाण पत्र इनको बनाओ, इनको सिलिकोसिस प्रभावित का प्रमाण पत्र बनाओ। दबाव डॉक्टर को डालकर 208 प्रमाण पत्र बनवाया, और पूरा सर्वे लिस्ट हमने राष्ट्रीय मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग को भेजा कि इन लोगों को इलाज किया जाए, मुआवजा दिया जाए, कारखानों को बंद किया जाए। तो मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग कब जांच करके चले गया था, हमको खबर नहीं मिली। उन्होंने लिखा कि खेडूत मजदूर चेतना संगठन ने जो ज्ञापन दिया था कि यहाँ बहुत लोग बीमार है कारखाना में काम करने के बाद, लेकिन हमने जांच किया तो कोई बीमार नहीं पाया गया। उसके बाद हमने 498 की लिस्ट और ज्ञापन बना के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 21/7/2007 को हमने लेटर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दिया। उन्होंने फिर आके 2007-8 में जांच किया पूरा, और गोधरा की फैक्ट्रियों में भी जांच किया। वहाँ 40-50 जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर भी जांच किया। MP के मजदूरों को पकड़ा, डस्ट को, धुआं को मशीन रख कर अंदर कारखाना के अंदर रखा और काम चालू करवा के डस्ट की परसेंटेज नापती किया। और फिर बाद में 2009 में 238 मजदूरों को 3-3 लाख का मुआवजा का आदेश दिया। 4 नोटिस देने के बाद भी गुजरात शासन MP के मजदूर झाबुआ
धार जिले के मजदूर को मुआवजा देने के लिए 3-3 लाख मुआवजा देने से मना कर दिया। 4 नोटिस से गुजरात शासन को दिया। 2016 में आयोग हमारे आदेश को, हमारे यहाँ के समस्या का आदेश को, खुद के आदेश को लेकर स्वयं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सुप्रीम कोर्ट चले गया, फिर उनके स्वयं के आदेश का पालन करवाया। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा। 238 लोगों को उस समय फिर मुआवजा 3-3 हज़ार मिला और 3-3 लाख रुपया, हाँ 3-3 में गलती से बोला, सॉरी। मध्य प्रदेश में फिलहाल विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। यहां पर 17 नवंबर को मतदान होगा। यहां पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने कई ऐसी योजनाएं शुरू करने का दावा किया है जिनसे आदिवासी परिवारों को नकद पैसा मिलता है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसे कई वादे किए हैं जिनमें यह कहा गया है कि वर्तमान सरकार की तुलना में आदिवासियों को ज्यादा पैसा दिया जाएगा। इस तरह की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में आम लोगों को थोड़ा बहुत आर्थिक लाभ जरूर मिल जाता है, लेकिन अलीराजपुर या दूसरे आदिवासी इलाकों के जो हालात हैं उन्हें अगर बदलना है तो इस तरह की योजनाओं के भरोसे यह काम नहीं किया जा सकता है, बल्कि अलीराजपुर और आसपास के आदिवासी बहुल जिलों में हालात बदलने के लिए, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए बड़े नीतिगत फैसलों की जरूरत है। श्याम सुंदर, मैं भी भारत, अलीराजपुर।